नमस्कार, मैं रोहित सावल। कोई भाषण या प्रेस रिलीज आपको किसी देश की विदेश नीति की जानकारी दे या ना दे, लेकिन इस हफ्ते का कैलेंडर भारत की पूरी डिप्लोमेसी की तस्वीर सामने रखता है। जरा गौर कीजिए, इसी हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में हैं, जहां वो पुतिन से मिलते हैं। ठीक उसी वक्त एनएसए अजय डोभाल बीजिंग में है, जहां वो चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात कर रहे हैं। और तीसरी तरफ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी अपनी टोक्यो की यात्रा पर हैं। यानी एक ही समय पर भारत सरकार के तीन बड़े चेहरे एक साथ एशिया की तीन बड़ी ताकतों से बात कर रहे हैं, जो एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसे समझने के लिए जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया को अब पुराने ढंग से नहीं समझा जा सकता, यानी किसका असर कहां है के बदले किसको डर कहां से है, ये वाक्य अब दुनिया के देशों की विदेश नीति डिसाइड करता है। इस समय पूरी दुनिया को तीन बड़े डर के इलाकों में बांटा जा सकता है। पहला इलाका यूरोप का है, जहां दशकों तक यूरोप ने अपनी सुरक्षा अमेरिका के भरोसे छोड़ रखी थी। फिर यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ और यूरोप को समझ आया कि अमेरिका हर बार उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा। दूसरा मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व है। यहाँ के अमीर अरब देशों के पास पैसा भरपूर है, पर लड़ने की ना ताकत है ना ही इरादा। वो भी सीधे ईरान से डर बैठे हैं। तीसरा इलाका है इंडो पैसिफिक, भूगोल की क्लास में जिसे हमें पढ़ाया गया था, हिंद प्रशांत का इलाका। इस इलाके में मौजूद देश जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, ये सब चीन के सामने अमेरिका के भरोसे बैठे हैं और ट्रंप के दौर में यह भरोसा डगमगा रहा है। हालांकि भारत को इनमें से किसी डर के इलाके में नहीं गिना जाता, लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि भारत के लिए पार्टनर्स की जरूरत खत्म हो गई है। उल्टा यही वजह है कि भारत एक साथ हर बड़ी ताकत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एनएसए डोभाल की बीजिंग यात्रा को सिर्फ सीमा विवाद पर बातचीत समझना अधूरा है। ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव व्यवस्था की 25वीं बैठक है, जो सिस्टम 2003 में भारत और चीन के बीच बनाया गया था। 2020 की गलवान झड़प के बाद पहली बार हालात कुछ स्थिर होते दिख रहे हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में हाल के हफ्तों में चीनी घुसपैठ की रिपोर्ट्स ने फिर तनाव बढ़ा दिया है। असली वजह जो अब सामने आ रही है वो ये कि मीटिंग सिर्फ सीमा विवाद पर नहीं, बल्कि 12 से 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट की जमीन तैयार करने के लिए भी है, ताकि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की सीधी मुलाकात हो सके। अगर शी जिनपिंग सच में भारत आते हैं तो ये 2019 के बाद यानी करीब 7 साल बाद उनकी लंबे समय बाद की भारत यात्रा होगी। और इसी समिट में एक दिलचस्प गेस्ट लिस्ट भी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को भी न्योता दिया गया है। यही तारिक रहमान जिनकी दिल्ली यात्रा शेख हसीना वाले मसले पर अटकी बताई जा रही है। उधर मॉस्को में जयशंकर पुतिन मुलाकात एक सालाना इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कमीशन की बैठक का हिस्सा थी। भारत और रूस के बीच जो बिजनेस होता है उसमें भारी असंतुलन है। करीब 68 अरब डॉलर के कुल व्यापार में से भारत लगभग 60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा रूसी क्रूड ऑयल है, जबकि भारत का रूस को एक्सपोर्ट सिर्फ 8 अरब डॉलर के आसपास है। इस मुलाकात का एक मकसद पुतिन को सितंबर के ब्रिक्स समिट की औपचारिक न्योता भी देना था। और आइए अब तीसरे कोने पर भी जरा नजर डालते हैं, यानी जापान। कुछ वक्त पहले जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी भारत आए थे। दिलचस्प इत्तेफाक है कि वो पूर्व जापानी प्रधानमंत्री जुनिचेरो कोइजुमी के बेटे हैं, जिनके दौर में भारत और जापान के रिश्ते सबसे मजबूत थे। ये भारत जापान डिफेंस डायलॉग और भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में बढ़ते कदमों का एक अहम हिस्सा भी है। इन तीनों दौरों को अगर अलग अलग खबरों की तरह पढ़ेंगे तो असली कहानी छूट जाएगी। साथ में देखिए तो एक साफ पैटर्न दिखाई पड़ेगा। भारत जानबूझकर किसी एक खेमे के साथ पूरी तरह बंधने से बच रहा है। चीन से सीमा पर बात, रूस से पुरानी दोस्ती निभाना, जापान अमेरिका वाले खेमे से डिफेंस और ट्रेड को बढ़ाना, ये भारत की विदेश नीति के अहम पॉइंट्स हैं। ये कोई उलझन नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो बीच का रास्ता निकालते हुए अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रही है। भारत की इस रणनीति पर आपके विचार क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अब एक अंतिम निवेदन, हम बदलाव करने और कुछ नया करने में भरोसा रखते हैं, इसलिए अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े कुछ सुझाव, आइडियाज देना चाहते हैं या आपकी कोई शिकायत भी है तो हमें निसंकोच बताइए। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आता है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।